अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? तो होपफुली आप सब ठीक होंगे। तो बच्चों, हमने शुरू किया था रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स को और हमने डिस्कस किया था कि अल्केन्स पैराफिन्स हैं और कौन कौन से फैक्टर्स उनकी रिएक्टिविटी को डिसाइड करते हैं। सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। अब बारी बारी हर रिएक्शन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हम पहला रिएक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं और अकॉर्डिंग टू अवर टेक्स्ट बुक हम डिस्कस करेंगे। और पहला रिएक्शन हमारे पास है बेटा ऑक्सीडेशन। ठीक है। अब ऑक्सीडेशन को हम दो तीन तरह की ऑक्सीडेशन हमारी किताब में डिस्कस हुई है, हम उसको डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं वो कौन कौन सी ऑक्सीडेशन है जो हमने देखनी है। ठीक है। तो पहली ऑक्सीडेशन जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास होगी कंप्लीट ऑक्सीडेशन। क्या होगी? कंप्लीट ऑक्सीडेशन। कंप्लीट ऑक्सीडेशन का एक और नाम है, इसे हम बोला करते हैं कंबस्शन। जी हाँ, कंबस्शन ऑक्सीडेशन होती है। हमारी किताब में टेक्स्ट बुक में कुछ प्रॉब्लम है इस हवाले से। वो आपको कंबस्शन रिएक्शन अलग से पहले नंबर पे दिखाएगा और नीचे फिर ऑक्सीडेशन लिखेगा, जैसे वो मैसेज दे रहा हो कि ऑक्सीडेशन और चीज़ है, कंबस्शन और चीज़ है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। असल में ऑक्सीडेशन एक बड़ी हेडिंग है जिसके नीचे कंबस्शन आता है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन का नाम कंबस्शन है। ठीक है। तो इस लिहाज से ये गलती है, लेकिन हम उसको सही तरह से ही पढ़ेंगे। तो पहली टाइप का जो ऑक्सीडेशन होगा वो यही होगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन यानी कंबस्शन। ठीक है। और सेकंड टाइप का जो ऑक्सीडेशन आप पढ़ेंगे, ऊपर कंप्लीट पढ़ा है तो नीचे कौन सा होना चाहिए? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, इसका भी एक और नाम है, लिखते जाइएगा हर चीज़। इसको बोलते हैं पार्शियल ऑक्सीडेशन भी। पार्शियल होगी ना, थोड़ी ऑक्सीडेशन होगी, मुकम्मल नहीं होगी, इसलिए पार्शियल ऑक्सीडेशन भी इसको कहा जाता है। और तीसरी टाइप की जो ऑक्सीडेशन हम पढ़ेंगे अपने इस टॉपिक में वो होगी सबसे इम्पॉर्टेंट और बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के हवाले से भी और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। कैटालिटिक समझते हैं? जी हाँ, वही। क्या समझे भाई? कैटालिस्ट को यूज़ करके। ठीक है। इसका भी एक और नाम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लो ऑक्सीडेशन भी कहते हैं इसको। और पार्शियल और स्लो में समझ आता है फ़र्क? के नहीं, पार्शियल का तो मतलब है कंप्लीट हुई ही नहीं, स्लो का ये मतलब नहीं है। स्लो का मतलब है आहिस्ता आहिस्ता होगी। ठीक है, मे भी कंप्लीट हो जाए और होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। पार्शियल का मतलब तो कुछ और है, पार्शियल का मतलब कंप्लीट नहीं होती। स्लो का मतलब ये नहीं है कि वो कंप्लीट नहीं होती, स्लो मीन होती है लेकिन आहिस्ता होती है। ठीक है। तो बेटा ये तीन टाइप का ऑक्सीडेशन आप पढ़ने जा रहे हो। तो जो पहली टाइप का ऑक्सीडेशन हम पढ़ेंगे वो हमारे पास होगा कंप्लीट ऑक्सीडेशन। क्या होगा? कंप्लीट ऑक्सीडेशन। चलें स्टार्ट करते हैं। बना जी स्टूडेंट्स, तो पहली टाइप हमने लिख ली है कंप्लीट ऑक्सीडेशन। चले डिस्कस करते हैं। इसका दूसरा नाम हम लिख लें ज़रूर, ताकि ये याद रहे, हमें बहुत ज़रूरी है। कंबस्शन पढ़ने जा रहे हैं आप, इसको कंबस्शन भी बोलते हैं। ठीक है। तो कंबस्शन को अगर डिफ़ाइन करना हो तो वो क्या होगा? सिंपल आप बोल दोगे कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है। जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की तो उसको आप क्या बोलते हैं? कंबस्शन। बल्कि यूँ कहें लाइंस अभी भी अधूरी है ये। ठीक है। क्योंकि कंप्लीट ऑक्सीडेशन में एक चीज़ आपने मद्देनज़र रखनी है और वो हमारे पास होती है बेटे एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर। एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, कुछ भी लिख सकते हैं, एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन या एयर। एयर में क्या है? ऑक्सीजन, एक ही बात है। या फिर यूँ भी कहा जाता है फ्री सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। फ्री सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन या एयर। तो दोनों सूरतों में ही कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए कंडीशन है ये, इसको आपने ज़रूर देखना है। तो कंबस्शन को फिर पूरी तरह डिफाइन करना यूँ होगा, द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर इन एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज कंबस्शन। तो हमेशा जब भी एक्सेस सप्लाई होगी, ढेर सप्लाई होगी, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन अवेलेबल है, ऑक्सीजन के कम होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, फ्री सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन अगर है तो आपके सैंपल की कंप्लीट ऑक्सीडेशन ही होने वाली है। समझ गए बात? तो ये चीज़ होती है जी कंबस्शन। ठीक है।
तो बेटा जब भी आप किसी सैंपल को, अगर आपके पास कोई अल्केन है, क्योंकि हम अल्केन के हवाले से इसको पढ़ रहे हैं तो इसको देखते हैं ना, लिख लेते हैं। अगर आपके पास एक अल्केन है, ठीक है, और आप उस अल्केन को सप्लाई कर रहे हो एक्सेस एयर, एक्सेस ऑक्सीजन, तो बच्चे क्या होगा, आपका जो अल्केन है वो यकीनन ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा? अच्छा बताएं, आपके अल्केन में होता क्या है? या कार्बन या हाइड्रोजन, यही चीज़ होती है ना। तो भाई जब आपका ये कार्बन जो अल्केन का हिस्सा जब फुली ऑक्सीडाइज होगा तो ये बन जाएगा यकीनन CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। और जब आपका हाइड्रोजन अल्केन का ऑक्सीडाइज होगा फुली तो ये बन जाएगा H2O, और साथ ढेर सारी मिकदार में हीट खारिज होगी, एनर्जी रिलीज़ होगी। हीट खारिज हो रही है, एनर्जी रिलीज़ हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रिएक्शन है ये आपके पास एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, एनर्जी रिलीज़ करने वाला। ठीक है, हालांकि एक्सोथर्मिक है, यानी जब रिएक्शन होगा तो ढेर सारी एनर्जी निकलेगी, लेकिन उसके बावजूद रिएक्शन खुद ब खुद शुरू नहीं हो सकता। शुरू करवाने के लिए स्पार्क देना पड़ता है, कोई सोर्स कंबस्शन का, कोई आग का चिंगारी की सूरत में देना पड़ता है, स्पार्क की सूरत में ज़रूरी है। लेकिन एक मरतबा जब रिएक्शन शुरू हो जाएगा तो फिर उसको किसी स्पार्क की, किसी हीट की ज़रूरत नहीं रहेगी, फिर वो खुद ही हीट प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। ठीक है, चलें कोई रियल एग्जांपल लेते हैं, मीथेन की एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मीथेन हमारे पास मौजूद है और आप उसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन करना चाह रहे हो तो निशानी क्या होगी भाई? ऑक्सीजन के नीचे साफ अल्फाज में लिखा होगा एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर, एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो जब मीथेन को ऑक्सीजन मिल रही है, फ्री सप्लाई मिल रही है, एक्सेस सप्लाई मिल रही है, तो क्या होगा? जितना कार्बन है वो फुली ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, जितना हाइड्रोजन है वो मीथेन में फुली ऑक्सीडाइज होके वाटर बनाएगा, और ढेर सारी एनर्जी रिलीज़ होगी। और मीथेन के केस में जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसकी वैल्यू हमारे पास होती है 891 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, ये एनर्जी रिलीज़ हो रही है। अब अगर कोई बच्चा सोचे कि सर अगर ये एनर्जी रिलीज़ हो रही है तो इसके साथ ये पॉजिटिव साइन क्या कर रहा है? भैया आपने पढ़ा नहीं है, एक्सोथर्मिक जो चेंज होता है वो तो नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट होता है ना। ओहो भाई परेशान नहीं होना, ये जो प्लस आपको नज़र आ रहा है ये इक्वेशन वाला प्लस है बच्चों। अगर इसको इस रिएक्शन के जिस तरह हम एंथैल्पी लिखा करते हैं, अगर यूं लिखना पड़ता तो मैं उसको यकीनन डेल्टा H इज़ इक्वल टू -891 किलो जूल पर मोल लिखता। ठीक है, लेकिन अभी वो इक्वेशन में लिखा हुआ है ना, तो एनर्जी इक्वेशन में ऐसे ही लिखी जाती है जैसे नज़र आ रही। हाँ, अगर सेपरेट उसको बताएंगे तो माइनस लगाएंगे, ये बताने के लिए कि ये एक्सोथर्मिक है। ठीक है वो एक्सोथर्मिक है, तो ये एक्सोथर्मिक चेंज होगा। तो बेटा ये जो एनर्जी मीथेन के केस में रिलीज़ हुई है, या कंबस्चन में जब भी एनर्जी रिलीज़ होती है किसी कंपाउंड की, उसको हम नाम देते हैं हीट ऑफ कंबस्चन का। किसका नाम दे देते हैं? हीट ऑफ कंबस्चन। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन होती है, जब आप इसको डिफ़ाइन करें, जब भी इसको डिफ़ाइन करें ये हमेशा 1 मोल के लिए डिफ़ाइन होगी। ठीक है, यानी हीट ऑफ कंबस्चन ऑफ मीथेन अगर डिफ़ाइन करें तो वो क्या होगा? आप बोलेंगे द अमाउंट ऑफ हीट which is released when 1 mole of methane is completely burned in excess supply of air. ओके, तो इस तरीके से डिफरेंट अल्केन्स की हीट ऑफ कंबस्चन होती है। देखिए यहाँ पे बड़ा अहम पॉइंट है, इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हो रही है, यही ज़्यादा एनर्जी का रिलीज़ होना एक रीज़न है कि अल्केन्स को फ्यूल्स में इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपने कभी गौर किया हो, जितने भी फ्यूल्स होते हैं, अगर आपसे चलें एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ साइड पे हम लिख लेते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपको। वाई अल्केन्स आर यूज्ड एज फ्यूल्स? आप कोई भी फ्यूल ले लो, आपने फॉसिल फ्यूल्स पढ़े हैं। वाई अल्केन्स आर यूज्ड एज फ्यूल्स? तो आपको याद होगा वो जितने भी टेबल्स आपने सीखे, जितने भी, उन सब में क्या होता था? उन सब में अल्केन ही तो होता था फ्यूल के तौर पे। जैसे आपने पेट्रोल को देखा, उसमें ऑक्टेन होता था। डीजल को देखा, उसमें भी आपके पास डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड मिक्सचर था। तो ये सारे अल्केन्स होते, जितने भी फ्यूल्स हैं वो अल्केन है। तो अगर आपसे पूछा जाए वाई अल्केन्स आर यूज्ड एज फ्यूल्स, तो आप उसको क्या बताओगे? आप बताओगे बिकॉज अल्केन्स हैव ग्रेट हीट ऑफ कंबस्चन। व्हेन अल्केन्स बर्न दे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, दे रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, देयरफॉर दे आर यूज्ड एज फ्यूल्स। ठीक है, ये जो आप कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG यूज़ करते हो, ये क्या है? नेचुरल गैस अल्केन है ना, क्योंकि ढेर सारी एनर्जी रिलीज़ करेगा। इसी तरह आपने नाम सुना हो कभी LPG।
एलपीजी का नाम सुना है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी बोलते हैं। ये क्या होती है भला? ये प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर होती है, प्रोपेन प्लस ब्यूटेन, इसका मिक्सचर होता है ये, जो आप फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करते हो। भाई क्यों एलपीजी में प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर इस्तेमाल होता है? रीज़न फिर आप वही बताएंगे, विद दीज आर अल्केन्स एंड अल्केन्स हैव ग्रेट अमाउंट ऑफ हीट ऑफ कंबस्शन पर मोल, देयरफॉर दे आर यूज्ड एज फ्यूल्स। ओके, तो ये चीज़ होती है, इसलिए हम क्या करते हैं, अल्केन्स को फ्यूल्स में इस्तेमाल करते हैं। बेटा दिस इज़ ऑल अबाउट कंप्लीट ऑक्सीडेशन कंबस्शन। हाँ, एक बात यहाँ पे और लग सकती है, अगर इस रिएक्शन की कोई एप्लीकेशन देखनी हो, इस रिएक्शन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन की यानी कंबस्शन की कोई एप्लीकेशन देखनी हो, तो आपको वो कहाँ मिलती है? ये वैसे मैं बता तो चुका हूँ आपको अभी फ्यूल्स के तौर पर, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अपनी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग इसका जिक्र कर लेते हैं। भाई ये जो इंटरनल कंबस्शन इंजन होता है, ICE इंजन, इंटरनल कंबस्शन इंजन जो होता है, इसमें आप क्या करते हैं, इसमें आप फ्यूल को जलाते हो, एयर और फ्यूल का एक मिक्सचर होता है। अब वो फ्यूल क्या है? वो फ्यूल अल्केन है। तो एयर और अल्केन के ही इस मिक्सचर को आप क्या करते हो, कंप्रेस करते हो, और फिर वही इंजन में जलता है, जिससे फिर गाड़ी चलती है, इंजन चलता है, व्हीकल जो भी आप चला रहे हो। समझ गए? तो ये इस कंबस्शन रिएक्शन की यानी कंप्लीट ऑक्सीडेशन की एक एप्लीकेशन भी है। ठीक है बच्चों, चलें अब नेक्स्ट टाइप डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास नेक्स्ट जो है वो ऑक्सीडेशन की टाइप हमने लिखी इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, या जिसको हम पार्शियल ऑक्सीडेशन भी कहा करते हैं। ठीक है, अब इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन के लिए बेटे हमारे पास कंडीशन क्या है, कब होगी ये? वहाँ पर हमने कहा था कंप्लीट सप्लाई, एक्सेस सप्लाई होगी सॉरी, तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगी। तो यहाँ पर हम बोलेंगे लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। भाई अगर ऑक्सीजन लिमिटेड सप्लाई में है, फ्री सप्लाई नहीं है, तो आपके पास तब ऑक्सीडेशन कंप्लीट नहीं हो पाती है, तब हम बोलते हैं इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हुई है या पार्शियल ऑक्सीडेशन हुई है। ठीक है, अब बच्चे ये डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट होती है, वो डिफरेंट कंडीशंस आपकी बुक ने अलग अलग तो नहीं दिखाई हैं, लेकिन हम बातें अलग अलग करेंगे उसके बारे में। देखें, अगर हम बात वही कर लें कि अगर हमारे पास मीथेन है और हम इसकी कंबस्शन कर रहे हैं, सॉरी हम इसकी ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, और उस ऑक्सीडेशन में यकीनन ऑक्सीजन ज़रूरी है, लेकिन वो ऑक्सीजन लिमिटेड सप्लाई में है। क्या है वो? लिमिटेड सप्लाई में है, या आप बोल सकते हो वो लेस सप्लाई में है। तो उस सूरत में क्या होगा भाई, ऑक्सीडेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगी। अब जब ऑक्सीडेशन कंप्लीट नहीं होती तो क्या उससे कोई फ़र्क पड़ता है? जी हाँ पड़ेगा। भाई आपका जो कार्बन है वो 2 ऑक्सीजन डिमांड करता है फुली ऑक्सीडाइज होने के लिए, CO2 बनाने के लिए, लेकिन जब यहाँ पे ऑक्सीजन ही कम है तो आपके कार्बन को सिर्फ 1 ऑक्सीजन ही मिल पाती है। हालांकि वो डिमांड भी करे कि मुझे दूसरा ऑक्सीजन दो, तो भाई कहेंगे पहले ही लिमिटेड है भाई, ऑक्सीजन के इतने एटम नहीं है कि तुम्हें दिए जाएं, इसलिए सिर्फ CO बन पाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा, यानी ऑक्सीडेशन कंप्लीट नहीं हुई। हाँ, हाइड्रोजन जो है उन्हें एक ही ऑक्सीजन चाहिए होता है, वो वाटर के तौर पर अलग हो जाएंगे। ठीक है, और फिर से क्या होगा, हीट तो साथ रिलीज होगी ही होगी। समझ गए? तो इस तरीके से ये जो ऑक्सीडेशन होती है विच टेक्स प्लेस इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। और याद रहे कि उसमें क्या बन रहा है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है, जिसे आप साइलेंट किलर बोलते हो। ठीक है, कहते हैं ना बंद कमरों में आग जलाकर नहीं सोना चाहिए। उसकी वजह क्या होती है? अगर एक बंद कमरे में आपने आग जलाई, हीटर जलाया, अक्सर वो पीछे भी एक खबर सुनी थी कि एक शादीशुदा जोड़ा गया कहीं सैर करने, और वही उनकी जो सैर है वो आखिरी उनकी सैर बन गई। क्यों? वो बंद कमरे में जब हीटर जलाते हैं तो बेटे उस बंद कमरे को जब बंद कर देंगे आप, फुली सील हो गया एक तरह, तो वहाँ पर अब ऑक्सीजन लिमिटेड है अंदर, मतलब सांस लेने के लिए तो वो इनफ है, लेकिन जब वो जलने का प्रोसेस हो जाता है वहाँ पे, तो बहुत सारी ऑक्सीजन तो जलना शुरू हो जाएगी। पहले तो एक्सेस एयर है, इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बनती चली जा रही है, लेकिन ऑक्सीजन कंटेंट कमरे का आहिस्ता आहिस्ता क्या होता चला जा रहा है, कम। और फिर जब ऑक्सीजन लिमिटेड रह जाती है, फिर जलने से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बन पाती, कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड हाईली पॉइजनस, सिर्फ 0.5% अगर एयर में ये है तो आपकी डेथ हो जाएगी, और आपको पता भी नहीं चलता। क्यों? क्योंकि ना इसका कोई कलर है, ना इसकी कोई स्मेल है, ना इसका कोई टेस्ट है, कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस, तो आपको पता भी नहीं चलता, और आप अपने खाल के हकीकी से जा मिलते हैं। क्लियर हो गया आपको? तो इसलिए लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में ये होता है। ये एक केस था। अब सेकंड केस क्या है, भैया आप मीथेन को जला रहे हो,
लेकिन ऑक्सीजन की जो मिकदार है वो बहुत ही कम है। लिमिटेड सप्लाई नहीं है, लेस सप्लाई नहीं, बल्कि वेरी वेरी लिमिटेड, और यू कैन से लीस्ट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। मिनिमम ऑक्सीजन वहाँ पर मौजूद थी। तो मुझे बताएं ज़रा, अब क्या कार्बन को एक ऑक्सीजन भी मिल पाएगा? भाई नहीं, उसको कहा जाएगा ऐसे ही गुजारा करो, तो कार्बन अकेला रह जाएगा। और हाइड्रोजन को तो चाहिए था ये एक पानी बनाने के लिए, तो इस वजह से वो बनेगा, साथ एक्सेस जो चीज़ बन रही थी वो बनेगी, सारी हीट भी रिलीज़ होगी। ठीक है, तो बेटा इस तरीके से ये काम हुआ करता है। ओके, और अब जो चीज़ बनी, ये जो अकेला कार्बन है, इसको आप क्या बोलते हो? इसको आप बोलते हो कार्बन ब्लैक। सूट कार्बन होता है ना, ये क्या बोलते हैं इसको? कार्बन ब्लैक, या इसको बोलते हैं सूट कार्बन। सूट किसे बोलते हैं? ब्लैक कलर का जो स्मोक है। ये आप घर में भी कर सकते हो, आपने कभी गौर किया? करें आप, एक कैंडल जला लें, कैंडल जला के उसके ऊपर कोई बर्तन जो है वो उसको ना रख दें, उल्टा कवर कर दें उसको, जैसे कोई ग्लास रख दें आप, तो आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे कि अंदर सारा वो काला हो जाएगा। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि जब वो उस ग्लास के अंदर तो लिमिटेड ऑक्सीजन ही आई है, इतनी कम ऑक्सीजन में जब वो जलने का अमल होगा वहाँ पे, तो क्या होगा? वहाँ पे कार्बन ब्लैक सूट बनेगा, तो वो सारा उसको काला कर दे। वो जो काजल बन जाता है ना, फिर वो काजल होता है वो। तो ये आपसे एक शॉर्ट आंसर भी पूछा जाता है। ठीक है, वो आपसे पूछता है व्हाट इज़ कार्बन ब्लैक, हाउ इट इज़ फॉर्म्ड, या इस तरह पूछता है व्हाट इज़ कार्बन ब्लैक, राइट डाउन इट्स यूजेस। तो आपको बताना, तो हर वक्त बताना तो आपको ज़रूरी है कि ये बन कैसे रहा है, ये तो बताना ही बताना है इक्वेशन की सूरत। साथ आपके यूजेस हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं, आगे भी वैसे आने थे लेकिन हम यहीं लिख देते हैं। यहाँ लिख देता हूँ भी कार्बन ब्लैक के यूजेस क्या हैं हमारे पास। तो देखें, कार्बन ब्लैक नंबर 1, ये इस्तेमाल हुआ करता है प्रिंटिंग इंक्स में। जो प्रिंटिंग इंक्स होती हैं उनकी तैयारी में, उनको बनाने में इसका इस्तेमाल है। नंबर 2, ये इस्तेमाल हुआ करता है पेंट्स में। ठीक है, और नंबर 3, ये इस्तेमाल हुआ करता है काजल। काजल सुना हुआ है तो सब लोग जानते ही होंगे काजल को, तो ठीक है, काजल बनाने में इस्तेमाल होगा। और इसके अलावा शू पॉलिश में। ठीक है, तो ये इसके ना यूजेस, टायर्स बनाने में भी इस्तेमाल होता है। तो ये इसके यूजेस हैं मेन। ये आप शॉर्ट आंसर में 1 2 3 4 पॉइंट बना के लिख देंगे भाई, यहाँ कार्बन ब्लैक यूज़ होता है, तो आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अब आपकी किताब में उसने इक्वेशन अलग अलग नहीं दिखाई है, टेक्स्ट बुक में उसने एक ही मीथेन, एक मरतबा ही ऑक्सीजन लिखा, और उसने कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन ब्लैक और पानी एक ही दफ़ा आपको दिखा दिया। ठीक है, लेकिन आप अलग अलग भी लिख सकते हो ऐसे। ठीक है, असल में होता तो ऐसे ही है। क्लियर? तो ये होता है प्रोसेस ऑफ इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। ठीक है जी, चलें अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइप को। जी स्टूडेंट्स, तो बेटा ये तीसरी टाइप हमने लिख ली है, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। इट इज़ वेरी 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 मच इम्पॉर्टेंट। जनरल केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग में बहुत हेल्पफुल होगा, ख़ास तौर पे कन्वर्जन्स जो हम करेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। बिलीव मी, आप में से अगर कोई मुझे कहता है कि सर मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आती, या समझ नहीं आती, या मैं कर नहीं पा रहा हूँ इतने रिएक्शन को, तो बेटा मैं उसको कहूँगा कन्वर्जन्स करो। जो कन्वर्जन्स करेगा उसकी ऑटोमेटिक ग्रिप होती चली जाएगी केमिस्ट्री पे, ऑर्गेनिक पे। ओके, तो जी इन चीज़ों को बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत काम आनी है आपके। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, जिसे स्लो ऑक्सीडेशन भी कहते हैं, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता होता है। ओके, चलिए, तो बेटा कैटालिटिक ऑक्सीडेशन का वैसे तो नाम आपको बता रहा है, वी यूज़ सम सॉर्ट ऑफ कैटालिस्ट फॉर द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। अच्छा, मैं वो कंडीशन जो है ना वो एक ही मरतबा पहले ही लिख देता हूँ। हम अपने टेक्स्ट बुक में क्या कंडीशन इस्तेमाल करेंगे? हम इस्तेमाल करेंगे कॉपर को, या कॉपर ट्यूब भी लिखा जाता है, अकेला कॉपर भी लिखा जाता है। अब कॉपर के साथ क्या होगा? 400 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इस्तेमाल करोगे आप, और इसके अलावा 200 ATM का प्रेशर भी इस्तेमाल करोगे। इतनी एक्सट्रीम कंडीशन को इस्तेमाल कर रहे हो भाई? भैया आपको पता तो है, अल्केन्स की बात हो रही है, पैराफिन्स की बात हो रही है, रिएक्शन हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे ही हुआ करते हैं। ठीक है, चलें तो अब देखते हैं अभी, अगर आपके पास कोई अल्केन है, ये आपके पास एक अल्केन है, और आप इसकी कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करवाना। अब जब मैं कंडीशन नहीं लिखूँगा, ठीक है, लेकिन आपने हर रिएक्शन में जो किताब के अकॉर्डिंग जब हम लिखेंगे आपने लिखना होता है हर स्टेप में, लेकिन अब मैंने चूँकि ऊपर बता दिया आपको, तो आपने कंसिडर करना यही कंडीशन होगी। ठीक है, अल्केन को अगर आप बच्चे ऑक्सीडाइज करते हैं तो ये एटॉमिक ऑक्सीजन, वहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो लगती है, तो अल्केन से बेटा बना करता है अल्कोहल। अल्केन की ऑक्सीडेशन करेंगे तो अल्कोहल बनेगा। अगर आप अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे, उन्हीं कंडीशंस के तहत होगी, तो आपके पास बनेगा
एल्डिहाइड या फिर कीटोन भी बन जाएगा कभी, डिपेंड करता है अल्कोहल कैसा है, वो आगे जाके हम देखेंगे। जैसा अल्कोहल होता है उसकी नेचर के मुताबिक बना करता है, ठीक है। और अगर आप एल्डिहाइड और कीटोन की फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं उन्हीं कंडीशंस के तहत, तो आपको मिलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड की फर्दर ऑक्सीडेशन करते हो उसी कंडीशन के तहत, तो आपको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो ज़रा गौर करें, पहले नंबर पे तो भाई ये सीक्वेंस हम ज़रूर याद रखेंगे। अल्केन की ऑक्सीडेशन से अल्कोहल, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड या कीटोन, और एल्डिहाइड या कीटोन की ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड, और फाइनली CO2 और H2। देखिए Ca2 और H2O एंड प्रोडक्ट्स हैं। क्या है ये एंड प्रोडक्ट्स हैं। और ज़रा गौर करें, एंड प्रोडक्ट्स मतलब ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो गई कि नहीं? कंप्लीट ऑक्सीडेशन में यही हुआ था ना, जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन देखी थी CO2 और H2 बनते हैं। इसका मतलब है ऑक्सीडेशन तो यहाँ पर भी कंप्लीट हो गई है, लेकिन कैसे? स्टेप वाइज, स्लो मैनर में, स्लो, आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप वाइज, इसलिए इसको स्लो ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। अच्छा, अब इस चीज़ को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक अल्केन को लेके चलते हैं। छोटे अल्केन, जो स्मॉल अल्केन्स होते हैं, ये वो ज़्यादातर इस प्रोसेस के तहत, वैसे तो तमाम अल्केन्स हो जाएंगे, लेकिन ये जो कंडीशन है ना, ये छोटे अल्केन्स पे लगती है। हम मीथेन के लिए ज़रा इसको डिस्कस करके देखते हैं। अगर मेरे पास मीथेन है CH4, अभी मैं किताब के अकॉर्डिंग नहीं लिखूंगा, इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग लिखूंगा, ऑटोमेटिकली किताब के अकॉर्डिंग हो जाएगा। आपने रिएक्शन समझने की कोशिश करनी है। अच्छा, अभी मीथेन एक अल्केन मेरे पास आ गया, मैं इसकी ऑक्सीडेशन करने जा रहा हूँ। ये ऊपर वाला सीक्वेंस ज़हन में रखना है, साथ साथ इसके मुताबिक चलेंगे। अगर मीथेन की ऑक्सीडेशन करते हैं, याद रखिएगा ये ऑक्सीजन ज़बरदस्ती फिर अंदर घुसेगा। 4 हाइड्रोजन हैं, इनमें से किसी एक हाइड्रोजन के साथ ज़बरदस्ती ये अंदर घुसेगा। इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस तो दे रहे हो आप, तो क्या होगा? ये कार्बन, ये H, ये H तो ऐसे ही चलेगा, और साथ ये जो ऑक्सीजन है ये चौथे हाइड्रोजन के साथ ज़बरदस्ती यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। तो ये क्या बन गया आपका? आप इसको अगर इकट्ठा करें, ये CH3 है और साथ आगे क्या है? OH। ये क्या था? इसका नाम क्या था? जो अल्केन लिया इसका नाम था मीथेन। और मीथेन से जो अल्कोहल बनता है उसे आप क्या बोलते हो? मेथनॉल। नाम लेना याद करें, मैंने आपको सिखाया था। अल्केन का E हटा के OL लगा दो, मीथेन का E हटाया, OL लगा दिया, मेथनॉल। तो अल्कोहल बन गया। अल्कोहल की फर्दर जब ऑक्सीडेशन आप करोगे, अल्कोहल की फर्दर ऑक्सीडेशन करोगे, तो देखो ज़रा यहाँ पे क्या होगा? एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से ये निकल जाएंगे। देखिए ना, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का एडिशन अगर ऑक्सीडेशन होता है, हाइड्रोजन का निकलना भी तो ऑक्सीडेशन। तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकलेंगे तो ऑक्सीडेशन तो होगी। तो ये जो 2 हाइड्रोजन निकलेंगे इस ऑक्सीजन से मिलेंगे और क्या बना देंगे? पानी। तो -H2O यहाँ हो जाएगा। और क्या बचा? ये जो कार्बन है इसके साथ एक अदद हाइड्रोजन यहाँ, एक अदद हाइड्रोजन नीचे, वैसे का वैसे। हाँ, कार्बन का ये वाला बॉन्ड फ्री हो गया कि नहीं? ऊपर वाला फ्री है। और ऑक्सीजन से हाइड्रोजन गया तो ऑक्सीजन जो यहाँ लगा हुआ है उसके आगे भी एक बॉन्ड फ्री है। तो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों का एक एक बॉन्ड फ्री है, तो वो क्या करते हैं? वो आपस में ही डबल बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये क्या बन गया? इसको अगर मैं इकट्ठा करके लिखूं तो इसको लिखते हैं HCOH, या HCHO भी लिखा होता है। ये क्या चीज़ है? ये आपके पास बन गया एक सबसे छोटा एल्डिहाइड, जिसे आप बोलते हो मैथनल। एल्डिहाइड का नाम लेना सिखाया था। अल्केन का E हटाओ और AL लगा दो, मैथनल। ये मैथनॉल था, ये मैथनल। अब अगर इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन करें, कोई एल्डिहाइड तो बन गया, कीटोन यहाँ नहीं बना क्योंकि वो अल्कोहल पर डिपेंड करता है। भाई इस अल्कोहल से एल्डिहाइड ही बनेगा। अब इसकी अगर आप फर्दर ऑक्सीडेशन करते हो, यानी ये वाला स्टेप आप फर्दर ऑक्सीडेशन करो, ठीक है, तो देखो क्या होगा। भाई एक बात यहाँ पर याद रखनी है। अब अगर मैं पहले इस मैथनल को लिखने का एक ख़ास अंदाज़ देखो। अगर मैं ये जो ऑक्सीजन का बॉन्ड ये लेटा हुआ है इसको खड़ा करके बनाऊं, यानी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऊपर लिखूं और इस हाइड्रोजन को यहाँ, यानी इस स्ट्रक्चर को मैं ऐसे कर दूं, तो देखो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, कोई मसला तो नहीं ना। ये H, ये C, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को मैंने लिखा ऊपर। अब वो जो तीसरा हाइड्रोजन है वो मैं लिखूँगा यहाँ, लेकिन उसको लिखने से पहले समझ लो, जब भी आपके पास C डबल बॉन्ड O हो, तो कार्बन से, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अगर हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, अकेले हाइड्रोजन,
तो ऑक्सीजन ज़बरदस्ती उनमें घुस जाती है, बिल्कुल उस तरह जिस तरह यहाँ पहले स्टेप में आई थी। ठीक है, तो देखो ज़रा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन थे ना, तो किसी एक के साथ ये जो ऑक्सीजन है ये अब घुसेगा, ये आ गया इस तरह। तो इसको अगर आप इकट्ठा करके लिखो, ये क्या है, ये HCOOH है। ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, सबसे छोटा। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं मैथनोइक एसिड। याद करें, कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम लेने का तरीका सिखाया था, अल्केन का ई हटाओ, OIC लगा दो, मैथनोइक एसिड बन गया। या इसको कई लोग फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं, इसका कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड है। ठीक है, अच्छा, अब अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास मैंने अभी भी बताया था आपको कि अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन घुस जाता है। तो ये ऑक्सीजन अब यहाँ घुसेगा ना, क्योंकि एक ही हाइड्रोजन है। तो देखिए ज़रा, ये H, ये इसके आगे ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O वैसे ही रहा और आगे भी OH था। ये क्या बन गया, हाँ बेटा, ये बन गया कार्बोनिक एसिड। याद देखो ज़रा, 2 हाइड्रोजन है, H2 और साथ CO3, कार्बोनिक एसिड बन गया। सर ये क्या कर दिया आपने, आपने तो कहा था कि कार्बोक्सिलिक एसिड की जब ऑक्सीडेशन करोगे तो CO2 बनेगा और H2O बनेगा। भाई थोड़ा सा टेम्परेचर देना पड़ता है, ये जो स्ट्रक्चर बना कार्बोनिक एसिड, थोड़ी सी हीट देना पड़ती है, वो तो आप रिएक्शन में अच्छी खासी दे रहे हो। तो जैसे ही ये बनेगा, हीट लेगा और फ़ौरन टूट जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड देखें, इसमें आपको नज़र आ रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा यहाँ से, और ये H और OH मिलकर वाटर बना देंगे। तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपके एंड प्रोडक्ट्स CO2 प्लस H2O। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से ये बना करता है। तो इस तरीके से आपने ऑक्सीडेशन कंप्लीट तो कर ली, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता स्टेप वाइज मैनर में की है। इसे आप बोलते हैं स्लो ऑक्सीडेशन या कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो बेटा ये सीक्वेंस हमेशा याद रखना है। अब आप कन्वर्जन्स में जब आपको कहा जाएगा कन्वर्ट मीथेन इनटू एल्डिहाइड, तो आप समझ जाएंगे अल्केन से ऑक्सीडेशन करनी पड़ेगी तभी एल्डिहाइड बनेगा, 2 स्टेप ऑक्सीडेशन के। अगर अल्केन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना हो तब भी आप समझ जाएंगे क्या करना। तो ये पैटर्न कभी नहीं भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब उससे एक और इम्पॉर्टेंट बात याद करें, जब हम फॉर्मेशन पढ़ रहे थे, मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन पढ़ रहे थे, मैंने आपको एक चीज़ कही थी कि मैं आपको बताऊंगा अल्केन को तैयार करने में बार बार रिडक्शन क्यों आ रही थी। अल्केन को जब प्रिपेयर किया तो ज़्यादातर रिडक्शन रिएक्शन ही पढ़े थे ना आपने, रिडक्शन हाइड्रोजनेशन के थ्रू, रिडक्शन अल्काइल हैलाइड की, रिडक्शन कार्बोनाइल कंपाउंड्स की। तो रिडक्शन थी ना बार बार, क्यों रिडक्शन थी वो यहीं पे अभी आपको समझ आ जाएगा। भाई जो ऑक्सीडेशन का सीक्वेंस है, रिडक्शन का सीक्वेंस इससे बिल्कुल ऑपोजिट होता। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड से शुरू करेंगे, अगर मैं इसकी रिडक्शन करूं, रिडक्शन ऑक्सीडेशन नहीं रिडक्शन, तो उससे एल्डिहाइड्रोकीटोन बनते हैं। एल्डिहाइड्रोकीटोन की रिडक्शन जब की जाती है तो उससे अल्कोहल बनते हैं। अल्कोहल की जब रिडक्शन करते हैं तो आपके पास बना करता है अल्केन। तो मुझे बताएं, रिडक्शन सीक्वेंस में अल्केन सबसे एंड पे बनता है कि नहीं? इसका मतलब है इन सब में से अगर मुझे अल्केन बनवाना है तो मुझे क्या करवाना पड़ेगा, रिडक्शन, क्योंकि इन सब से अल्केन कैसे बनता है, रिडक्शन से। इसीलिए वहाँ पे बार बार रिडक्शन करवा रहे थे। क्लियर हो गया आप? तो बेटा ये आपके पास कैटालिटिक ऑक्सीडेशन है। अभी थोड़ी सी बातें हमने करनी है। ये मैंने किया है मीथेन के लिए। अगर इसको आपकी किताब के अकॉर्डिंग लिखा जाए तो बेहतर समझ आ जाएगी कि किताब के अकॉर्डिंग सर ने नहीं लिखा। चलो मैं किताब के अकॉर्डिंग लिखने की कोशिश करता हूँ और फिर एक आधी बात आपको बता के ख़त्म करते हैं इसको। अब किताब के अकॉर्डिंग इस रिएक्शन को 4 हिस्सों में लिखा गया। कैसे लिखा गया? उसने आपको दिखाया कि भाई अगर मीथेन है और आप उसकी ऑक्सीडेशन करो, किस कंडीशन के तहत, कॉपर कैटालिस्ट, 400 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर और साथ 200 ATM का प्रेशर। तो इसकी ऑक्सीडेशन से पहले नंबर पे क्या बनता है, मिथाइल अल्कोहल। ये पहला स्टेप वहाँ पर भी आपको दिखा दिया। अब अलग अलग खुद कर लीजिएगा। अब मिथाइल अल्कोहल जब मौजूद है और आप इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन करना चाहो, उसी कंडीशन के तहत, मैं लिख नहीं रहा लेकिन आपने पेपर में ज़रूर लिखनी है, इस चीज़ का नंबर कटता है अगर आप वो कंडीशन में ऐसे ऐसे कर दें और लिखें नहीं तो नंबर कट जाता है। तो अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, एल्डिहाइड, तो बनेगा HCHO, फॉर्मल्डिहाइड। अगर आप इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपको उसी कंडीशन के तहत क्या मिलेगा, आपको एक कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, HCOOH।
और अगर आप इसकी चौथे स्टेप में फर्दर ऑक्सीडेशन कर दें तो आपको क्या मिला करता है, उन्हीं कंडीशन के तहत एंड प्रोडक्ट मिलता है CA2H2O एंड प्रोडक्ट, यानी ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो। ये आपकी बुक के अकॉर्डिंग मैंने इसको लिखा, लेकिन ये सीक्वेंस आपको हमेशा याद रखना है, बिल्कुल वैसे ही होता ही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको लिखा करते हो अपनी किताब के अकॉर्डिंग। लेकिन ज़रा आपने कभी सोचा है, मीथेन की तो ऑक्सीडेशन पड़ी है, अगर इससे बड़े अल्केन की करके देखें, आपको यकीन है अगर ख़ुद पे तो आप कर सकते हैं। अगर मैं इथेन की आपको थोड़ा सा, चले मैं करके ही दिखा देता हूँ। इथेन को लिख लेते हैं ताकि देख लें। इथेन क्या होता है, CH3 C2H6 होता है ना, CH3 अब जब एक CH3 को मैं ऐसे खोल के 3 हाइड्रोजन में लिख लेता हूँ, तो अगर इसकी ऑक्सीडेशन सीक्वेंस याद है, अल्केन की ऑक्सीडेशन से क्या मिलेगा, अल्कोहल। तो क्या होगा, अभी ऑक्सीजन ज़बरदस्ती ऐड होगा, यहाँ पे घुस जाएगा, बिल्कुल उस तरह जैसे मीथेन में था। CH3 तो ऐसे ही आएगा, C ऊपर वाले 2 हाइड्रोजन मैंने ऐसे ही लिख लिए, और यहाँ पे ऑक्सीजन ज़बरदस्ती आ गया, बन गया इथाइल अल्कोहल, इथेन से इथाइल अल्कोहल। अब क्या होगा, इसकी अगर आप फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं तो फर्दर ऑक्सीडेशन से कैसे होता था, सेकंड स्टेप में 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ से, ये मिलकर क्या बनाएंगे, H2O, और इस ऑक्सीजन और कार्बन का क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बनेगा। डबल बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये हाइड्रोजन क्या बन गया, एसीटल्डिहाइड बन गया। एल्डिहाइड बनता था ना आगे, एसीटल्डिहाइड बन गया। अगर एल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन करो तो क्या बनेगा, तो मैंने बताया था अगर C डबल बॉन्ड O है और उसके साथ हाइड्रोजन भी है तो ज़बरदस्ती ऑक्सीजन घुसता है वहाँ पे। अगर मैं इसको सीधा करके लिखूँ, इस ऑक्सीजन को सीधा कर दें, हाइड्रोजन ऊपर आ जाएगा, तो CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन इधर लगा हुआ है ना, हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन उसमें घुस जाएगा, तो ये बन जाएगा OH। तो ये क्या बन गया, ये एसिटिक एसिड बन गया, ठीक है। तो देखें ज़रा सीक्वेंस वही, अल्केन से अल्कोहल, अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मुझे बताएं, अगर मैं फर्दर ऑक्सीडेशन करना चाहूँ तो हो पाएगी, नहीं होगी। उसकी रीज़न क्या है भाई, कोई हाइड्रोजन बचा ही नहीं है। C डबल बॉन्ड O के साथ कोई अकेला हाइड्रोजन होता तो उसमें ऑक्सीजन घुसता। तो याद रखें, ये जो एंड वाले स्टेप होते हैं ना, ये वाले, ये ज़रूरी नहीं होता कि ये हर अल्केन ने देना है। ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह का अल्केन है, उसमें हाइड्रोजन बचेंगे भी या नहीं। तो मीथेन में तो CO2 और H2O एंड प्रोडक्ट थे, लेकिन इथेन के केस में एसिटिक एसिड तक ही ऑक्सीडेशन आएगी बस। क्लियर हो गया आपको। तो इस तरह और भी अल्केन्स की जा सकती है। तो दिस इज़ कॉल्ड एज कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन्स। मुझे उम्मीद है रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा, आप सारी चीज़ें बड़े अच्छे से समझ चुके हो, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो बेटा आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आप बाकी रिएक्शंस को बारी बारी अगली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए मुझे अपने टीचर को खुदा हाफिज़ कह दें, अल्लाह हाफिज़।